हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से एक नई अध्याय लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। हम लोग आज फिर से एक नई अध्याय का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। आपको बताते चले कि ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का जियोग्राफी बुक है और अध्याय 5 हम लोग आज लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, समझते हुए जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। इससे पहले हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन किए और आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी में कितने परिमंडल हैं। जैसे कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल होता है ना, ये सब परिमंडल के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले ये एनसीईआरटी बुक है इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसको पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद अपना विचार देंगे। देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए एनसीईआरटी बुक का कुछ भी कोई भी किताब उठा लीजिएगा तो उसमें सबसे पहले इसी तरह का कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। इससे पहले हम लोग ग्रह के सौरमंडल में हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए क्या आप जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिए, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक बात है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। और भी ग्रह में जीवन पाया जाता है तो हम लोग वहाँ पे भी उसका भी बात करते हैं, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव। क्यों जीवन संभव है, चलिए आगे देखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है इसमें। जीवन के लिए आवश्यक तत्व है किसमें, पृथ्वी में। क्या क्या है वो तत्व, भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। अन्य ग्रहों को छोड़ दें, अन्य ग्रहों में ये सब मौजूद नहीं है। और इसे यही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसे भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिसमें हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जिसमें जिस भाग में हम लोग रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। वायु की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायु की परतें जो है चारों ओर से जो घेर रही है उसे क्या कहेंगे, वायुमंडल। देखिए वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग जलमंडल, वायु पाया जाता है उसे वायुमंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं उसको स्थल मंडल, और जल पाया जाता है उसको जलमंडल कहते हैं, जलमंडल कहा जाता है। देखिए हम दिखा दें थोड़ा। देखिए जिस भाग में हम लोग रहते हैं उसके क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और जहाँ पे वायु मौजूद है उसको क्या कहेंगे, वायुमंडल। जहाँ पे जल मौजूद, जल पाया जाता है उसे कहेंगे जलमंडल। देखिए और जलमंडल कहा जाता है। जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। और जैवमंडल किसे कहते हैं, जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहेंगे, जैवमंडल। देखिए ध्यान से सबको देखते जाइए, फिर से हम बता दे रहे हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल। जब स्थल मंडल कहते हैं, और चारों ओर वायु से घिरी हुई है उसे वायुमंडल। जहाँ चारों ओर जल है उसे जलमंडल। और तीनों जहाँ जिस जिस एरिया में तीनों पाए जाते हैं उसे हम लोग कहेंगे जैवमंडल। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, स्थल भी है और जल भी है और हवा भी है, एक साथ मिलते हैं तथा जहाँ सभी
प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैव मंडल के बारे में कह रहा, देखिए ये है जैव मंडल। इसमें वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है और स्थल मंडल भी है। तीनों को मिला करके जैव मंडल बन गया, जहाँ जहाँ जीव जंतु मनुष्य भी रहते हैं। देखिए जीव पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए स्थल मंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। कैसी किससे बना है? भूप्रपट्टी के चट्टानों, देखिए चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों से बनी है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधे को उगने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। इससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास को में सहायता करते हैं। आर्थिक विकास में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है। बड़े बड़े स्थलीय भूभागों का, देखिए पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। देखिए महाद्वीप, तथा बड़े जलाशयों को क्या कहेंगे? महासागर। स्थलीय भूभाग को महाद्वीप और जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग क्या है? महाद्वीपों का है, विस्तार पाया जाता है। बाकी 71% क्या है? तो देखिए बाकी 71% भाग महासागरीय है, मतलब जल है, बेसिन का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 840 मीटर है। ये स्थल मंडल की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 840 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है क्या? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। स्थल मंडल की विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है और स्थल मंडल की ऊंचाइयों को मापने के लिए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जबकि समुद्र जल का तल सभी जगह एक समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को क्या माना जाता है? शून्य। देखिए अब हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप स्थल भाग है। महाद्वीप क्या है? स्थल भाग है। ये है महाद्वीप। महाद्वीप स्थल भाग है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भाग क्या है? स्थल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 हैं। कौन कौन? देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, है ना, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एक यूरोप। देखिए यहाँ पे यूरोप है। ये सब क्या है? ये सब महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। कौन कौन? देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। देखिए ये आर्कटिक महासागर, ये सब महासागर, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे पढ़ेंगे। महाद्वीप एवं महासागर, इसमें महासागरों को भी बताया गया है। देखिए महासागर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके आगे। जैसे अंटार्कटिक का महासागर, अंटार्क अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग एशिया के बारे में जान लेते हैं कि एशिया में क्या क्या है। एशिया, ये क्या है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया, जो स्थल मंडल का 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थल स्थल मंडल का मतलब स्थल का 29.6% में फैला हुआ है। कौन? एशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किधर है? तो ये पूरब में देखने को मिलेगा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इस कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग से गुजरती है। विषुवत रेखा जो है दक्षिणी पूर्वी भाग से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखिए एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है एवं यूराल नदी है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, एशिया हम लोग जिसे देखेंगे, अगर एशिया के पश्चिम, तो इधर पश्चिम है, यहाँ पे यूराल नदी है जो यूरोप को अलग करती है। ठीक है, यू, यू, यूराल नदी है, यूराल पर्वत भी है एवं यूराल नदी है, दोनों है। ये यहाँ पे हो सकती है, ये पश्चिम में बोला ना, एशिया के पश्चिम में, तो इधर ये वाला भाग पश्चिम इलाका पड़ता है। तो यहाँ पे यूराल नदी भी है, यूराल पर्वत भी है जो यूरोप को अलग करती है। किससे? एशिया से। अब हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका। अफ्रीका, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कौन? विषुवत वृत्त। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कह रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है, देखिए यही एक ऐसा महाद्वीप है, इसमें कुछ कहने जा रहा है, जिससे जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में क्या करती है? तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरेगी, विषुवत रेखा भी गुजरेगी और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा है। कौन? अफ्रीका जो महाद्वीप है चारों ओर महासागरों से भी घिरा हुआ है। महाद्वीप के मध्य भाग में घने जंगल हैं। बीच में क्या है? जंगल है। ये महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जानने योग्य बातें। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जो कहाँ बह रही है? अफ्रीका में। यहाँ पे क्या बोला? स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम इतना अफ्रीका के बारे में इतना कुछ जान लिया कि यहाँ तीनों रेखाएं गुजरती है। यहाँ पे घने जंगल हैं, चारों ओर महासागर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका में क्या ही कुछ कह रहा है। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। जिधर भी आर्कटिक महासागर होगा ये उत्तरी सीमा का निर्धारण करेगा। ये किधर है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर में जब हम देखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे आर्कटिक महासागर है। इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक, देखिए अटलांटिक महासागर किधर है? पूर्व में। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में क्या है? तो अटलांटिक महासागर है। एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ये पश्चिम में कौन है? प्रशांत महासागर है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से क्या है? संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका के साथ संकरे में जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के संकरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। चलिए अब दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में क्या क्या है? देखिए दक्षिण अमेरिका काम नहीं कर रहा है। दक्षिण अमेरिका के बारे में चलिए हम लोग फिर से जानते हैं। देखिए यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीपों के बारे में हमको जानना है, तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी कौन सा महाद्वीप है। अरे किधर चला गया? कट नहीं हो रहा है। हाँ, दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। देखिए दक्षिण अमेरिका यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका क्या है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। चौथा बड़ा महाद्वीप है विश्व का। किधर गया भाई साहब? इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अधिकांश भाग किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन है? अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। देखिए अटलांटिक महासागर भी स्थित है और पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अमेजन, देखिए अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, इसी महाद्वीप में बहती है। देखिए द्रोणी भी इसी महाद्वीप में बहती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। देखिए यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका किधर है? तो दक्षिणी गोलार्ध सबसे नीचे स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के
मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। स्थल भाग तो है लेकिन ये हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ढका रहता है। इसलिए इसे महाद्वीप भी कहते हैं। पूछेगा कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पे हमेशा बर्फ ढका हुआ रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड लगती है, जिसलिए यहाँ पे कोई भी मानव नहीं वास नहीं कर पाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं स्थित हैं। यहाँ पे क्या है, शोध केंद्र स्थित हैं। भारत के 3 शोध संस्थान यहाँ हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत के शोध संस्थान कहाँ पे हैं, अंटार्कटिका में है। तो कौन कौन, देखिए इनके नाम है मैत्री, देखिए मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री। देखिए अब अच्छा से देखिए, मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री ये शोध संस्थान है, शोध केंद्र हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप में हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप जो है यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के साथ स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। देखिए यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के साथ स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी एशिया और यूरेशिया महाद्वीपों को मिलाकर क्या बनता है, यूरेशिया बनता है, यूरेशिया कहा जाता है। यह 3 तरफ महासागरों से घिरा हुआ है, कौन, तो यूरोप। और आर्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है। आर्कटिक जो वृत्त है इसे होकर गुजरता है। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है, अतः इसे महाद्वीप भी कहते हैं। महाद्वीप भी कहते हैं। महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें स्थित प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। कौन कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। देखिए अब देखिए हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। देखिए जलमंडल के बारे में क्या ही कहा गया है। जलमंडल, जल और मंडल, जल का मंडल। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। कितना, 71% भाग पर क्या है, जल ही जल है। पृथ्वी के 71% भाग जल ही जल है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 71% भाग में जल है, जल ही जल पृथ्वी में, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। देखिए इसमें महासागर, नदियाँ, देखिए जल के रूप कौन कौन से होते हैं, महासागर है, नदी है, झील है, नदियाँ हैं, भूमिगत जल है, और वायुमंडल का जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का
97% भाग कहाँ पर पाया जाता है? महासागर पर पाया जाता है। यह इतना अधिक खारा होता है कि यह शुद्ध किए बिना मानव के उपयोग में नहीं हो सकता है, नहीं आ सकता है। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह इतना अधिक खारा होता है, क्या है? ये इतना अधिक खारा होता है जो मानव के उपयोग, डायरेक्ट उपयोग के लायक नहीं होता है, इतना ज़्यादा खारा होता है। देखिए कि यह शुद्ध किए बिना मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। 97% तो वहाँ पाया जाता है और शेष भाग के बारे में ये कहा जा रहा है। जल का बहुत कम भाग लगभग 2.7, देखिए इसको याद रखना है, 2.7% अलवन जल तथा पीने योग्य जल है। देखिए देख रहे हैं ना, 71% भाग में जल है, लेकिन 97% भाग जो है महासागरों में स्थित है, जो काफ़ी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। उसको बिना डायरेक्ट उसको पीने योग्य नहीं है, वो बहुत खारा है। और देखिए जो अलवनीय जल है, जो शुद्ध जल है, 2.7% अलवन जल तथा पीने योग्य जल। पीने योग्य जल मात्र कितना है? 2.7%, इतने ही पीने योग्य जल है। अब चलिए हम लोग महासागर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए महासागर के बारे में क्या ही कुछ लिखा हुआ है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर बेसिन की गहराई सभी जगह सामान्य नहीं है। महासागरों की औसत गहराई कितना है? 3688 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा भाग। महासागर का मरियाना गर्त है। देखिए इसको ध्यान से फिर से देखिए, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हम लोग अभी महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। महासागर की औसत गहराई 3688 मीटर है। विश्व का सबसे, देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तो देखिए ये सब याद करने की चीज़ें। महासागरीय जल क्या है? हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल हमेशा कैसा रहता है? गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन? महासागरीय जल गतिशील तो रहता है, लेकिन ये 3 तरह की गति करती है। कौन कौन? तरंग के रूप में, ज्वार के रूप में और भाटा के रूप में, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, तथा महासागरीय धाराएं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये 3 तरह की गति है। आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। तो पहला महासागर, आकार के आधार पर महासागर कितना है, जिससे हम लोग महाद्वीप, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़े। अब उसी तरह से महासागर भी हैं के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर कुल आकार के रूप में। पहला महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक, ये उत्तरी हिम कहा सकता है, आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी, मतलब उत्तर में आर्कटिक है और दक्षिण में अंटार्कटिक। देखिए ये आर्कटिक आया ना तो ऊपर वाला, और अंटार्कटिका आया ना, अंटार्कटिक, तो ये दक्षिण वाला, दक्षिणी महासागर। तो देखिए अब हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो फटाफट देखिए प्रशांत महासागर के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3, कितना? 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है। देखिए हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो
ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा है, कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है, मरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। ये कैसा है? तो वृत्त के आकार है, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। किसके? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। कौन कौन? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। समझ गए? अब हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में, ये कहाँ है? आर्कटिक होगा तो उत्तर, अटलांटिक होगा तो दक्षिण में है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। अंध महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक, जो कहाँ है? नीचे है, नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी भाषा इस आकार एक अक्षर के आकार का है। जब आप वहाँ पे देखिएगा फिगर में, जहाँ पे चित्र है वहाँ पे देखिएगा तो इस आकार का क्या मिलेगा? अटलांटिक महासागर मिलेगा, जो इस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारा, देखिए अटलांटिक महासागर कैसे है? इस अक्षर के आकार है। देखिए यहाँ पे नहीं देख पाइएगा, लेकिन वो फिगर में देखिएगा। पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। व्यापार की दृष्टि से जो सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, जो एस की आकार का है। जानने योग्य बातें हैं। जल संधि पानी का संकरा भाग, जो जिसे जल संधि किसे कहते हैं उसके बारे में लिख रहा है कि जल संधि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे? तो जल संधि कहेंगे। चलिए अब हिंद महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर ये बहुत व्यस्त महासागर है। ये व्यापार की दृष्टि से या आकार में एस आकार की है, एस जैसा है। कौन है? अटलांटिक महासागर। चलिए अब हिंद महासागर के बारे में हम लोग जानेंगे। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश, जिसे हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए अब हम लोग आर्कटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। बेरिंग जलसंधि क्या है? आर्कटिक महासागर में छिछले जुड़ा हुआ है, छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि कहेंगे के नाम से जाना जाता है। अब वायुमंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। वायुमंडल, देखिए वायुमंडल में दाहिना साइड जो फिगर में दिखाया जा रहा है, यही देखिए सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, बहिर्मंडल। कितने मंडल हो गए? 1 2 3 4 5, 5। तो सबसे हम लोग किसी में रहते हैं? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल। जैसे ये ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे तो सबसे ऊपर बहिर्मंडल। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? वायु से घिरी हुई है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं दूसरे एवं सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरणों से बचाता है। कौन? वायु। वायु क्या है? चारों ओर घिरा हुआ है, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है। वायुमंडल 1600 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखिए जो वायुमंडल है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर
5 परतों में बांटा जाता है। कितने परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, देखिए बताया ना, पृथ्वी की सतह से हम लोग शुरुआत करते हैं वायुमंडल की परतों को। सबसे पहले देखिए पृथ्वी की सतह पर कौन था? क्षोभमंडल। फिर क्षोभमंडल कितने किलोमीटर तक है? तो 20 किलोमीटर। फिर यहाँ से तो समताप मंडल कितने तक है? 50। 50 के बाद फिर 85 मध्य मंडल 85 किलोमीटर तक है। फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये है वायुमंडल के परत। 5 परत टोटल है, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे आगे देखते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी तूफान घटती है। आंधी तूफान मौसमी घटनाएं जैसे बारिश वगैरह सब कहाँ पे होती है? ये क्षोभ मंडल तक में ही होती है। मतलब नीचे से पृथ्वी से 50-20 किलोमीटर तक ही क्या होती है? मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बारिश होना, आंधी आना, तूफान होना, इस तरह का। बादल बनना, इसी मंडल में बादल भी बनते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। देखिए नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। ऑक्सीजन कितना है? तो 121। वायुमंडल में पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78%। और ऑक्सीजन तो 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन? ऑक्सीजन। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में कमी होने के कारण पहाड़ों एवं पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे तो इसका लेवल जो है कम होते जाता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। मतलब ज़्यादा ऊंचाई में जाएंगे तो मतलब ऑक्सीजन साथ, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर रहता है उसको लेकर के जाना रहता है, क्योंकि जितना ऊंचा तक जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाएगा और एक ऐसा लेवल आएगा वहाँ पे हमको ऑक्सीजन नहीं भी मिल सकता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान में भी कमी आती है। जैसे अब चलिए हम लोग जैवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़े, वायुमंडल में कितने परत हैं, 5 परतों के बारे में पढ़े हैं। अभी हम लोग जैवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल में क्या होता है? तीनों चीज़ रहता है, स्थल मंडल, जल मंडल और जल मंडल और जैवमंडल नहीं, वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी के रूप में पाई जाती है। छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा जीव पाया जाता है। कहाँ? जैवमंडल में। जैवमंडल में क्या क्या रहता है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का समूह रहता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जैवमंडल से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मतलब सभी एक दूसरे को किसी न किसी रूप जरूरत पड़ ही जाता है। जैवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत। जैवमंडल में जितने भी प्राणी हैं उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जंतु जगत और पादप जगत।
पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जो हैं आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप से क्या होता है? पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। इसलिए स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग का आवश्यक है। देखिए जो जैवमंडल के जो जैवमंडल का जो क्या बोलेंगे संतुलन को बनाए रखने के लिए हम आप लोगों का भी बहुत बड़ा एक योगदान है। हम लोग इसको बैलेंस में बना करके रखेंगे तो भूकंप वगैरह नहीं आएगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर से हम लोग नेक्स्ट डे नया चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग देखिए इसके आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अभ्यास के लिए दिया गया है। इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे अपनी कॉपी में भरने का प्रयास कीजिएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ये हम लोग का आप लोग का टास्क रहेगा। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, बहुत आसान है। एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यूराल। देख लीजिए। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो नाइट्रोजन। अभी हम जस्ट पढ़े। इसी तरह से आप लोग भर लीजिएगा और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसका भी उत्तर एक वाक्य में दीजिएगा और होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा और बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए, धन्यवाद।